साथियों, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पद यात्रा अब धीरे धीरे खत्म होती गई और बागेश्वर धाम सरकार वाले पूरी तरह से थक गए हैं और अब उनकी हिम्मत नहीं रही। लेकिन आपको एक बड़ी खबर आपको बता दूं कि जिस पद यात्रा में हिंदू समाज के लोग, हिंदू संगठन के लोग, सनातन धर्म के लोग शामिल होने आए थे, इस बाबा का आरोप है कि जो लोग पद यात्रा में शामिल होने आए थे उसमें से कुछ लोग तो गद्दा ही लेकर भाग गए। बहुत लोग गद्दा कंबल लेकर घर जा रहे हैं। उनसे प्रार्थना है समिति का कि जमा करके जाएं, नहीं तो अगले वाले पड़ाव पर ठंड में मरना पड़ेगा। इसलिए जो घर लेके जा रहे हैं भैया, बड़ी मुश्किल से हमने 10,000 गद्दे मंगवाए थे, जैसे हमने खरीदे थे हम जाना। और जितना कर्जा हमारे ऊपर पदयात्रा में होगा वो हम जाना। वो तो बड़ी कृपा हो गए गौरी गोपाल आश्रम वाले महाराज जी की, उनने भंडारा को बोझ अपने ऊपर ले लो तो हमारा तलक से बोझ घट घट। कुछ लोग कुर्सी ही लेकर भाग गए। साथियों, ये सोचने वाली बात है, हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा। सबसे पहले हमें और अपने दिमाग में ये पालना होगा कि हम एक इंसान है, एक मानव है। मानव धर्म का सबसे बड़ा प्रचार कोई नहीं कर सकता। लोग हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, आपको कुछ ऐसे संतों, महात्माओं से, बाबाओं से सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इन्हें तो खुद उनका भविष्य नहीं पता, आपका भविष्य कैसे बताएगा। अब बताइए, अब बेचारे बाबा जी रो रो कर गिड़गिड़ा रहे हैं कि अब उनका पैसा कौन देगा, टेंट वाले का पैसा कौन देगा, खाने वाले का पैसा कौन देगा, और जो गद्दा लेकर भाग रहे हैं उनका पैसा क्या कौन देगा। तो भैया सावधान रहिए, अपने काम में मन लगाइए, कर्म करिए, और कर्म से बड़ा कोई कुछ भी महान नहीं हो सकता। अगर आपने कर्म किया है तो बहुत कुछ हो सकता है। साथियों नमस्कार, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। जब से बिहार का चुनाव का रिजल्ट आया और इसके बाद फिर से एनडीए की सरकार बनी, 10वीं बार नीतीश कुमार यानी कि सुशासन बाबू फिर से मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए। लेकिन बिहार के चुनाव के बाद पूरे देश की निगाहें सिर्फ इस बात से टिकी रही कि क्या नीतीश बाबू फिर से मुख्यमंत्री बने, इसके पीछे क्या वोट चोरी का मामला है। आप लोगों ने देखा कि जिस तरह से कांग्रेस लगातार, चाहे बिहार का चुनाव हुआ हो उस या चुनाव हो चुका हो, हमेशा से वोट चोरी का आरोप भाजपा के ऊपर, एनडीए सरकार के ऊपर लगाती रही है कि जहां एक भी सीट एनडीए की नहीं थी, जहां एक भी वोट भाजपा का नहीं था, वहां कैसे भाजपा जीत गई। साथियों, ये सब बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, आए दिन नई नई खबरें आ रही हैं। वहाँ के लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो गांव में एक भी भाजपा का वोट नहीं था, आरजेडी का सबसे ज़्यादा वोट था, सभी लोग आरजेडी को वोट दिए थे, तो भाजपा कैसे जीत गई। खैर, अब उन सब सवालों का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन नीतीश बाबू के सरकार में एक ऐसा युवक जो ना विधानसभा का चुनाव लड़ा है और ना ही टिकट दिया गया है, ना ही उसकी तैयारी थी, लेकिन वो भी फिर भी मंत्री बन गया है। अब सोच लीजिए, यही एनडीए की सरकार है, यही भाजपा की सरकार है, यही सुशासन बाबू की सरकार है। नाम है दीपक प्रकाश, और दीपक प्रकाश एक ऐसा युवक है जो देखने में नॉर्मल तो है, लेकिन सरकार ने पता नहीं उसको क्या चूरन दे दिया, या उसने सरकार को क्या चूरन दे दिया कि सीधे बिना चुनाव लड़ाए ही, बिना विधायक बनाए ही उसको मंत्री पद बना दिया जाता है। ये है बीजेपी की सरकार। साथियों, सोचिए, समझिए, क्योंकि आने वाले समय में यही होगा कि चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वोट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको ये भी पता है कि उत्तर प्रदेश में जब भाजपा की सरकार बनी, उस भाजपा के सरकार में हारे हुए विधायक भी आज उप मुख्यमंत्री बन बैठा है, केशव प्रसाद मौर्य जी। सिराथू से पल्लवी पटेल के द्वारा हार चुके थे और वो अब भी मुख्यमंत्री हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाजपा है भैया, एनडीए सरकार में चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है, बस चूरन दीजिए, बड़ा मजा आएगा। जिस व्यक्ति का पीठ थपथपा रहे हैं मोदी जी, वो चुनाव नहीं लड़ा था और आज मंत्री बन गया है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में जिस तरह से 2022 का रिजल्ट आया है सिविल जज का, उसमें बहुत बड़ा खुलासा हुआ कि जनरल कैटेगरी के लोगों को भर भर कर
सीट मिल चुकी है, लेकिन वहीं लगभग 150 सीट ओबीसी एससी एसटी की सीटें खाली कर दी गई हैं, सिर्फ इसलिए कि ये बताया गया कि एससी एसटी ओबीसी में कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा शिक्षित नहीं है, कोई उस योग्य नहीं है। 3 दिन पहले मध्य प्रदेश में सिविल जज 2022 का रिजल्ट आया, सिविल जज के परिणाम आए हैं परीक्षा के, और उसके अंदर 121 पद एसटी के थे, तो पूरे पद खाली रखे गए, एक भी अभ्यर्थी को सिलेक्ट नहीं किया गया। एससी के 18 पद थे, तो उसमें सिर्फ 1 सिलेक्ट किया गया। ओबीसी के 9 पद थे, उसमें से सिर्फ 5 सिलेक्ट किए गए, और अनारक्षित जो पद थे 43, उसमें से 41 सिलेक्ट कर लिए गए। हमारा दलित पिछड़ा समाज संगठन का ये आरोप है, और इसीलिए आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये सरकार कोर्ट के माध्यम से आरक्षण को समाप्त करने का षड्यंत्र रच रही है। ये सरकार चाहती है, जिनकी सोच की सरकार है, जिस पार्टी की सरकार है, वो चाहते हैं कि न्याय व्यवस्था के अंदर, न्यायपालिका के अंदर आरक्षित वर्ग के लोग पहुंच ही नहीं पाए, इसलिए उन्होंने ये एग्जाम उठा के हाईकोर्ट की चयन समिति को दिया। साथियों, बड़ा सवाल है कि क्या सच में आरक्षण को खत्म करने की प्लानिंग तो नहीं की जा रही है? क्या जहां एससी की सीटें निकलती थी, जहां एसटी ओबीसी की सीटें निकलती थी, क्या उसको जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट करने की साजिश है? अब तो लोग उसके खिलाफ में आंदोलन कर रहे हैं। साथियों, बड़ा सवाल है। आए दिन ऐसे ऐसे मामले होते रहे हैं, लेकिन सब लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रह रहे हैं। अगर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव साहब, जो दुनिया में नहीं रहे, जो धरती पुत्र कहे जाते हैं, जब उनके ऊपर इंडिया टुडे टिप्पणी करता है तो पूरे समाजवादी पार्टी के लोग पूरे मैदान में उतर जाते हैं। साथियों, इसलिए कि धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव के साथ लोगों ने क्या किया, लेकिन जब बेरोजगारों के साथ होता है, जब दलित पिछड़ों के साथ अत्याचार होता है, तो क्या यही समाजवादी पार्टी के लोग या कोई भी पार्टी के लोग क्या सड़क पे उतरते हैं? इसलिए नहीं उतरते कि उनको पता है कि जब चुनाव आएगा और हम जाकर के लड़कों को, लोगों को गुमराह करेंगे और बड़ी बड़ी बातें करेंगे, इसके बाद वोट मिल जाएगा, फिर अपने आप हम शांत हो जाएंगे। आज लगभग 70 से 75 साल होने जा रहे हैं देश को आज़ादी को। इस देश की आज़ादी को 75 सालों में क्या बदला? जो युवा रहे, बेरोजगार युवा है, उनका क्या भविष्य बदला? साथियों, आज भी लोग वहीं के वहीं हैं, बस किसी का पेट चल रहा है तो किसी का तन चल रहा है। साथियों, ये बड़ी बात समझने की बात है। एक तरफ बहुजन समाज पार्टी के लोग कह रहे हैं कि बहन जी को वोट करो, बहन जी आएंगी तो सब हो जाएगा। एक व्यक्ति तो बार बार मंच पर, मीडिया के सामने, सोशल मीडिया पे कह रहा है कि जहां 14% की आबादी वाली आरजेडी जब भाजपा को हरा नहीं पाई, तो क्या 5% आबादी वाली, 7% आबादी वाली समाजवादी पार्टी क्या भाजपा को हरा सकती है? जब 14% की पार्टी आरजेडी बिहार में बीजेपी को नहीं रोक पाई, तो उत्तर प्रदेश में 7% की पार्टी समाजवादी पार्टी बीजेपी को कैसे रोकेगी? सवाल तो बनता है। ये सवाल है, चाहे भाजपा हो या बसपा हो या सुभाषपा हो या समाजवादी पार्टी हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन सवाल ये है कि 10,000 रुपए बांट करके नीतीश बाबू ने बिहार में सरकार बना लिया, क्या उत्तर प्रदेश में भी पैसा बांटेंगे? अगर आपको उम्मीद लग रहा है कि नहीं, तो आप जान लीजिए, किसानी का जो पैसा आ रहा है ना, वो सारा किसानी का पैसा आपको वापस भरना पड़ेगा अगर आप बीजेपी को वोट नहीं करते। पहले से ही प्लानिंग शुरू कर दी गई है, और जैसा कि बिहार में उन लोगों ने कहा कि 200 के पार आएंगे, तो आपको मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि यहां भी वो कहेंगे कि 300 के पार हम जाएंगे। और फिर 300 के पार नहीं, बल्कि बात तो बता दूं कि 350 के पार जाकर के पूर्ण बहुमत की भाजपा एनडीए की सरकार बनेगी, और फिर हम और आप हाथ पे हाथ धरे मलते रह जाएंगे। समाजवादी पार्टी उठती है तो सोशल मीडिया का धन्यवाद करती है कि आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया और अच्छी तरह से हमारी खबर चलाई। लेकिन जब
इंटरव्यू देने की बारी आएगी तो कोई भी बड़ा नेता हो या छोटा बड़ा नेता हो या कोई कलाकार हो, कभी सोशल मीडिया को इंटरव्यू नहीं दे सकता। वो नहीं चाहेगा कि सोशल मीडिया पे काम करने वाले लड़कों को, युवाओं को, जो बेचारे बेरोजगार हैं और यूट्यूब, सोशल मीडिया, फेसबुक पर आकर के अपना कुछ काम कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, तो उनको कोई भी बड़ा नेता इंटरव्यू देना नहीं चाहेगा। मैंने इन सब चीज़ों को परखा और समझा है। हम जब प्रत्याशियों के पास जाते हैं तो ऐसा गिड़गिड़ाना पड़ता है, जैसा लगता है कि हम लोग उनसे भीख मांग रहे हैं। तो कोई भी बड़ा नेता क्यों सोशल मीडिया पे खबर चलाएगा किसी की। लेकिन आप मानिए, भले ही आज सोशल मीडिया का कोई भी बड़ा नेता, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो या भाजपा ही क्यों ना हो, अगर सोशल मीडिया की बड़ाई कर रही है तो फिर जब मौका आएगा तो इन्हीं सोशल मीडिया के लोगों को दुत्कारा जाएगा और लोग डिजिटल मीडिया को छोड़ करके सब लोग जाकर के टीवी मीडिया पर जाकर इंटरव्यू देंगे और सबसे पहले उन्हीं की खबर दिखाई जाएगी। आज तक का विरोध हो रहा है, इंडिया टुडे का विरोध हो रहा है। विरोध करने से क्या होगा? चैनल बंद हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक सत्ता में एसटी, एससी, ओबीसी के लोग नहीं आएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं। और भले ही एससी, एसटी, ओबीसी के लोग विधायक बन जाएंगे, लेकिन जिस पार्टी से होंगे उनकी विचारधारा उसी पार्टी की होगी। बहुजन समाज पार्टी 6 दिसंबर को रैली करने जा रही। अब लोगों को मिर्ची लगने लगी है कि बहन जी रैली करके क्या दर्शाना चाहते हैं? क्या एक रैली से सब हो जाएगा? दरअसल आपको ये सब बातें ही पता नहीं है कि एक रैली से बहुत कुछ हो सकता है। और आपको बता दूं कि आए दिन उत्तर प्रदेश में समीक्षाएं हो रही हैं। आए दिन उत्तर प्रदेश में लोग जुड़ते जा रहे हैं। कोई भाजपा को छोड़कर जा रहा है, कोई समाजवादी पार्टी को छोड़कर जा रहा है, कोई सुभाषपा को छोड़कर जा रहा है। आए दिन बसपा में लोग शामिल होते जा रहे हैं, लेकिन इस चीज को कोई नहीं दर्शा रहा है, ना ही दिखाना चाहता, क्योंकि अपने लोगों में, उन लोगों में भी कमी है। क्योंकि भाजपा हमेशा से प्रचार प्रसार में आगे रहती है और प्रचार प्रसार करवा के अपना चुनाव निकाल लेती है। और बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी के लोग सच में किसी पत्रकारों को कुछ नहीं समझते हैं, चाहे सोशल मीडिया का पत्रकार हो या गोदी मीडिया ही क्यों ना हो। साथियों, इस बात समझने की बहुत ज़रूरत है। बहन कुमारी मायावती को लोग देख करके खुश तो हो जाते हैं, लेकिन क्या सच में बहन जी की खबरें पेपर अखबार में पूरी तरह छपती हैं? नहीं ना, क्योंकि कोई बहुजन समाज के पत्रकारों को या बड़े पत्रकारों को मैनेज नहीं कर पाता है। अच्छी तरह से टीवी मीडिया वालों को मैनेज किया जाता है, इसलिए इन लोग उनका खबर चलाते हैं। साथियों, आपको बता दूं कि कुछ भी हो, एक बात तो समझ लेनी होगी। जैसे मध्य प्रदेश में जो कि जज की भर्ती का रिजल्ट आया और उसमें एससी, एसटी, ओबीसी का नुकसान हुआ है। अब भले ही हरियाणा हो या महाराष्ट्र की क्यों ना हो, भले ही वोट चोरी का आप अभियान चला दें, वोट चोरी का नारा लगा ले, आपके साथ कुछ होने वाला नहीं है। आप बिहार में कांग्रेस ने वो करके देख लिया है। वोट चोरी करके ऐसे स्थिति आई कि मात्र 10 या 12 सीटों पर ही सिमटना पड़ा। साथियों, बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से लोग कहते रहे हैं कि बहुजन समाज का उद्धार हो जाएगा, भाजपा की सरकार आएगी तो, बसपा की सरकार आएगी तो, सपा की सरकार आएगी तो, आपने देखा उसी बिहार में जहां चुनाव हो रहा था, लोगों से बताया गया कि आप लोग इस बार वोट देने चले आइए, दोबारा आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही फैक्ट्री बन जाएंगे। और फिर क्या, लोगों ने वोट किया और वोट देने के बाद फिर वही रास्ते लोहा पीटने गुजरात, दिल्ली, मुंबई लोग चल पड़े। ये ट्रेन की स्थिति साथियों रही। ट्रेन में स्थिति ऐसी रही कि लोग बैठ के नहीं जा पा रहे थे। इसी बीच में एक बड़ी खबर आती है कि जो समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता, विधायक घोसी के सुधाकर सिंह जी दुनिया में नहीं रहे। सुधाकर सिंह जब दुनिया को छोड़कर अलविदा कहे तो उनके बेटे को समझाने के लिए अखिलेश यादव जी पहुंचे थे
और जब सुधाकर सिंह की पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंची तो इतना बड़ा जनसैलाब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि सुधाकर सिंह मसीहा थे। साथियों, पंचतत्व में विलीन हो गए और फिर अब घोसी में क्या दोबारा चुनाव होने की तैयारी होगी या नहीं होगी ये तो देखना बाकी होगा। लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जिस तरह से आप लोग ये सोचते हैं कि हम इस पार्टी को जिता लें या उस पार्टी को जिता लें तो फायदा होगा, दरअसल सबसे पहले आपको अपने प्रत्याशियों को समझना जरूरी होगा। कौन प्रत्याशी आपके विचारधारा से मैच करता है। अगर जैसे कि लड़की को देखने के लिए, लड़का को देखने के लिए जैसे आप लोग पहले जाते हैं और उसके बाद उसकी बैकग्राउंड पता करते हैं, ठीक उसी तरह आपको भी अपने प्रत्याशियों के बैकग्राउंड को देखना होगा, उनकी संगत देखनी होगी। क्योंकि आपको एक बात बता दूं, जब चुनाव जीत जाते हैं लोग या जब वोट पड़ रहा होता है या वोट का प्रचार हो रहा होता है, आपके सामने कोई भी प्रत्याशी जी भर के मन बढ़ा के गिड़गिड़ाएगा। उसके बाद अगर आप उनसे मिलने जाएंगे तो आपको कहेगा हमारे पास वक्त ही नहीं है। आपको बता दूं, इन सब खबरों का एक निचोड़ यही है कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो विचारधारा की लड़ाई तो लड़ती है, बहुजन के साथ साथ SC ST OBC की भी लड़ाई लड़ती है। और आपको ये समझना जरूरी होगा कि अगर मध्य प्रदेश में जनरल कैटेगरी की सीटें भरने के बाद जो और सीटें हैं SC ST OBC की नहीं भरी जा रही हैं, तो कल आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी यही हाल होगा। अगर आप लोगों ने सही से प्रत्याशियों का चुनाव नहीं किया तो आप भी इसी तरह भुगतेंगे। अगर आपने अपनी पार्टी का सही तरह से ध्यान नहीं दिया, आपने अपने पार्टी को नहीं पहचाना, तो फिर आपका भी हाल वही होगा जो बिहार में इन युवाओं के साथ हो। बाकी आपकी राय कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।